द स्टेशन आईडी, आप कहीं मत जाइएगा, फरमाइशों का दौर है। अभी एक दो गाने और बाकी। जी हाँ, ये गाना जो रेडियो बाजी ने फरमाइश किया था उसको कंटिन्यू करने से पहले एक सवाल है, फिर सॉन्ग को कंटिन्यू करेंगे। विंग जोन जमी जबी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीते 10 विंग बास्केट फ्राइज एंड ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच फ्राइज एंड ड्रिंक लंच स्पेशल रोजाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है इनके पास। 599 में बर्गर विंग्स फ्राइज ड्रिंक 65 सेंट्स विंग पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन की 2 लोकेशन है। ओरिजिनल लोकेशन जो है वो 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280 और इनकी दूसरी लोकेशन स्कोकी में है, मिकॉर्मिक और टूही पे। तो कहीं भी जाएं आप और जीते हैं। जी हाँ, एक मील के लिए सवाल जो मैंने किया था वो ये दोबारा रिपीट करता हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं कि तुम क्या तुर्रम खान हो। वो अपने आप को समझता है क्या है, वो क्या अपने आप को तुर्रम खान समझता है? या हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं ये वो अपने आप को क्या तुर्रम खान समझता है? या आखिर तुर्रम खान हैं कौन कौन थे जिनकी एग्जाम्पल हम बचपन से सब देते चले आ रहे हैं? तुर्रम खान ये कौन थे? तुर्रम खान कोई बताएं और जीते विंग जोन का मील। और हम जब तक आप सोचें सवाल का जवाब कंटिन्यू करते हैं रेडियो बाजी की इस फरमाइश को। एक बार चले आओ। एक बार चले आओ। आए तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं के गोया कभी आशना न थे। तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है, संगीत बुलाता है। कुछ गीत मेरे सुनो, कुछ अपने सुनाता हो। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। ये मोहब्बत का बंधन भी सचमुच कितना अजीब होता है। मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो रातें लंबी। जो तुमको बुलाए फिर, जो तुमको बुलाए फिर, तुम शौक से मत आना, तुम शौक से मत आना। इस बात से भूखे हो, इतना तो बता जाओ। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। अरसा बीता, जिंदगी बीती, सब कुछ बीता, लेकिन फिर भी जो इश्क में बीती, इश्क ही जाने या वो जाने जिस पर बीती। क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको, एहसास नहीं तुमको। अब जान पे बल आए, निगाह चले आओ। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाओ। जमीन पर भी नहीं जो निभाते साथ उम्र भर, जमीन पर भी जो नहीं निभाते साथ उम्र भर, ऐसे ही लोग करते हैं आसमानों पर मिलन की बातें। क्या कहने। 8474751590। एक फरमाइश बाकी है और मेरे को एक गजल सुनानी है। जी आप गजल भी सुनाएं। और इब्राहिम भाई अगर आप नहीं बदलना चाहते तो हम आपको नाराज नहीं करेंगे। कॉल सोनी धरती और अनर। अजय तुर्रम खान कोई नहीं था, एक खाली मुहावरा ही है। ये मुहावरा है जी। तो वो बहलूल था कोई? नहीं, बहलूल भी नहीं था। नहीं, बहलूल तो था। मैं मुल्ला दो प्याजा था कोई? वो तो मुझे पता नहीं मेरे भाई। हातिम ताई था कोई? आतम ताई था, जरूर था। चले किसी को तो आपने मान लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी बताते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं थोड़ी देर में। ओके जी। सोनी दत्ती और अनर जी, somebody drop that। और गजल सुनाने का दिल कर रहा है इसलिए कि शायरी आज बहुत कम हुई है। आखिरश फैसला तो होना है अब तो, आखिरश फैसला तो होना है अब तो, किसको पाना है किसको खोना है अब तो। सारे आंसू संभाल रखे हुए हैं, सारे आंसू संभाल रखे हुए हैं, तेरी हर याद को पुरोना है अब तो। इसलिए अब दे दी है दिल को आज़ादी, इसलिए अब दे दी है दिल को आज़ादी, प्यार हो जाए अब जिससे होना है तो।
खेलते खेलते ही देखो टूट गया है, खेलते खेलते ही देखो टूट गया है, जीस्त क्या है बस एक खिलौना है अब तो। कैसा शिकवा और कहाँ की हैरानी अब, कैसा शिकवा और कहाँ की हैरानी अब, काटा है वही जो हमने बोया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जी बहुत अच्छी थी। 8474751590। ट्रम्प के बारे में एक छोटा सा कमेंट दे दूं मैं? जी बिल्कुल दें, लोगों ने तो दिया, मैंने कोई कमेंट नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको अपनी ट्रम्प को देख के, ट्रम्प की जो बातें हैं जो स्पेशली उसने वुमेन्स के बारे में की है, तो मुझे यही कहने को दिल कर रहा है कि औरत से मोहब्बत बहुत से मर्द करते हैं, औरत से मोहब्बत बहुत से मर्द करते हैं, मगर मोहब्बत के साथ साथ इज्जत बहुत कम मर्द ही करते हैं। सोनी धरती और अनैर, वालेकुम सलाम। चलें जी, शुक्र है आपकी कॉल आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इन्होंने गुंडागर्दी खूब तरीके से की हुई और आपको बिल्कुल वो इंडियन गाना नहीं सुनाएंगे आज। इनका बस ही चल रहा, मुझे उठा के फेंक दे यहाँ से इंडियन को। ये अपना रेडियो प्रोग्राम है, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया 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 इब्राहिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल का जवाब मिल गया आपको? नहीं, आप फरमाइश करें, वरना हमें बुरा लगेगा कि आज आपकी फरमाइश पूरी। आप कोई पाकिस्तानी गाना कर दें, आपको बहुत पसंद है पाकिस्तानी भी। तो टाइम नहीं है, टाइम है बिल्कुल, जल्दी से बता दें इब्राहिम भाई, जो गाना वही बजा दे, जो गाना आपके जहन में आ रहा है। रंगीला का सुना दे, रंगीला का गा मेरे मनवा गाता जा, गा मेरे मनवा। ठीक है, अच्छा आप जवाब दे रहे थे? अच्छा आप जवाब दे रहे थे। हाँ जवाब तो नहीं दिया? नहीं, सबने एक दो जवाब आए, लेकिन बताएंगे बाद में। तुरम खान हम इस्तेमाल करते थे, दादागिर के लिए, जो दादागिर होता है ना उसको बोलते थे तुरम खान। तो मतलब ये इसका जिंदा वजूद था कि नहीं, या ये सिर्फ एक फर्जी किरदार था? हाँ तो मेरा नहीं, फर्जी किरदार ही होगा, बस वो एक इस्तेमाल किया जाता था, उसपे क्या बोलते हैं, इसका लफ्ज नहीं आ रहा इसमें, दादागिर के लिए जो बदमाश अपने आप जो। अच्छा आप ये कहते हैं कि मतलब एक फर्जी कोई नाम है, ये कोई एक्चुअल कोई किरदार नहीं है, जैसे बस दादागिरी के लिए यूज होता है, तुरम खान है। हाँ चलें ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में आपका भी जवाब ले लिया और आपका सॉन्ग भी शुरू हो गया इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अरे ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर, अपनी डगरिया है दूर, हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना हमका दूर। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा आखिर, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। है जीवन के ना घबराओ प्यारे, ओ दुख सुख साथी है जीवन के ना घबराओ प्यारे, आज नहीं तो कल जागेंगे, आज नहीं तो कल जागेंगे, तोरे भाग हमारे हो, तोरे भाग हमारे, मालिक पे तू छोड़ दे डोरी, जो उसको मंजूर, जो उसको मंजूर, हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। छोड़ दिया हमने हमेशा के लिए एहतजाज करना, जिसको मोहब्बत की कदर ना हो उससे क्या शिकवा शिकायत करना। झूठे नाते हैं इस जग के, सोच भरे नादान, वो झूठे नाते हैं इस जग के, सोच भरे नादान, रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली, माटी के इंसान हो,
दुनिया के दस्तूर। हर गाँव मेरे मनवा गाता जाए। दुश्मनों से मोहब्बत होने लगी है, दुश्मनों से मोहब्बत होने लगी है, जैसे जैसे अपनों को आजमाते चले गए। जाना है हमको दूर, इट्स ब्यूटीफुल। आज आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी गाने भी कितने खूबसूरत गाने हैं। यही अंदाज़ा दिलाने के लिए, ये बात समझाने के लिए मैंने आज पाकिस्तानी गानों का शो आपके लिए पेश किया। और बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि सोफिया ने इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाए इन सारी सॉन्ग्स के साथ। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है ये छोटी सी गुड़िया? मैं अलीशा बोल रही हूँ। जी अलीशा, मुझे लगा जानी पहचानी आवाज है गुड़िया की। आप कुछ सुना रहे हो आज हमें? कुछ सिंगिंग कर रहे हो? मुझे जवाब देना था पहले। अच्छा, बोलो बोलो, क्या तुरम खान के बारे में बता रहे हो, बताओ। हाँ, वो तुरम खान है ना, इस्माइल खान का बड़ा भाई था जो बहुत अच्छी और हीरोइक चीजें किया। So it's a fake character or it's a real one? What do you think? I think it's a legend, so I guess it could be real. बिल्कुल बिल्कुल, इस इज रियल। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ किया, और बहुत ही ताकतवर पहलवान किस्म का आदमी था, जो है ना वो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता था और मजलूमों को जो है ना वो इंसाफ दिलाया करता था। इट्स रियल कैरेक्टर। बिल्कुल सही है बेटा आपका जवाब, और आप जीत गए हो विंग जोन का फ्री मील। And now they have a location near Diwan also, you know. That's good. Yeah, so you can go there and have fun with that, the food. Yes, thank you. Thank you बेटा, thank you very much. अल्लाह हाफिज। सोनी दत्ती और अनर, फरमाइश का टाइम खत्म हो गया क्या? जी खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आपके लिए बजा देंगे, थोड़ा सा और टाइम घसीट लेंगे। करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिलाकर मिलता है। आती है बहारे गुलशन में हर फूल मगर कब खिलता है। सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब आपकी फरमाइश, आप तो कॉल कर। शुक्रिया, सुनूंगा, मैं रेडियो पे हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी सुनाते हैं। सोनी दत्ती और अनर, वालेकुम सलाम। सोहेल भाई, कह रहा हूँ कि रंगीला भले पूरी जिंदगी उसने कॉमेडी की, लेकिन इस गाने में जाते जाते बड़ी संजीदगी बात करके गया। जी जी बिल्कुल सही हो, बहुत ही दुनिया की समझो कि आला किस्म की बातें करके गया है। बेशक जो कॉमेडियंस होते हैं ना, एक्चुअली उनकी अगर लाइफ टाइम अगर आप बायोग्राफी पढ़े ना, वो कितने अंदर से दुखी होते हैं, या कितने कुछ वो अपने अंदर दुख छुपा के भी लोगों को हंसाते रहते हैं। यूजुअली ऐसा ही हुआ है, और रंगीला ने भी, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो लाइफ में उन्होंने बहुत जो है ना तकलीफ़ें सही थी, और वो अपने इन गानों के ज़रिए या अपनी एक्टिंग के ज़रिए कभी कभी उसका इजहार भी किया करते थे। जैसे उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी इंसान और गधा, और उसने वो कंपैरिजन दिखा के किस तरह से जो है ना वो इंसानों को ये बताने की कोशिश की थी कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो इस दुनिया में, तुम्हारा कैरेक्टर कोई गधे से कम नहीं है। तो बहुत कुछ उन्होंने रंगीला साहब ने जो है ना, और ये गाने में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंसानों को समझाया है कि जाना है दूर। उसको देखने में ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वाकई में इतना संजीदा आदमी होगा या इतना मतलब स्पेसिफिक नहीं कर सके, लेकिन इसने जो कह के गया ना आखिरी वो ऐसी लिरिक बहुत मुश्किल मिलती है आपको। बेशक बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब एक और गाने की फरमाइश आ गई जो उनको मना नहीं कर सकते हम, तो आपने बजाना ही पड़ेगा। लेकिन वो आपने इतनी अच्छी शायरी की है तो मुझे थोड़ी सी जो है ना वो आज शायरी करने का दिल चाह रहा है। बोले। ये मैंने एक दफ़ा शायद पहले एक दफ़ा भी सुनाई थी। अमिताभ बच्चन साहब के वालिद हरिवंश बच्चन साहब की कुछ एक नज़्म के कुछ शेर सुनाए थे, और उसके आज मैं आपको पार्ट 2 सुनाऊंगा, जो उस दिन टाइम की कमी की वजह से रह गया था। आज तो वैसे टाइम की कमी तो आज भी है, लेकिन ये कमी हमेशा रहेगी, क्योंकि लाइव रेडियो पे आप टाइम को जो है ना रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉट ऑफ थिंग्स, लोगों से बातें करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही लाइव रेडियो का मज़े यही है कि जैसे भी टाइम गुजर लें, अच्छा टाइम हो, एंटरटेनमेंट भी हो, मालूमात भी हो, आप लोगों से बातें भी हो। दैट्स कॉल्ड लाइव रेडियो। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है।
कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और समझता हूँ खुश रहता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ कि दुनिया को बदल दूँ, मगर दो वक्त की रोटी की जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी नहीं चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं। पता नहीं था कि कीमत तो चेहरों की हुआ करती है, पता नहीं था कि कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। और ख़ासकर इसका आखिरी जो मिसरा है इस नज़म का, बहुत ही ज़बरदस्त है सामीन, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। मैंने नहीं, ये हरिवंश बच्चन साहब की थी, लेकिन आपने उसको ट्रांसफर किया लोगों तक। 8474751590। एक आपने एक और फरमाइश ले ली है मेरे ख्याल है, ये फरमाइश फारूकी भाई क्या, वो तो मैं उस वक्त बिजी इतना था कि वो मैं नोट भी नहीं कर पाया। जी वो उनकी फरमाइश आपको पूछनी है। वो करते हैं मोहब्बत सभी, मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। आती है बहारे गुलशन में, मगर हर फूल कब खिलता है। ये तो बीच के वर्ड उन्होंने बता नहीं, ये शुरू के ही है, इज द बिगिनिंग वन। करते हैं मोहब्बत सभी, मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। आती है बहारें गुलशन में, हर फूल मगर कब खिलता है। करते हैं मोहब्बत। सोनी दत्ती और अनैर। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। ये जो टाइम खत्म हो जाता है ना, पता क्या चीज है? क्या? ये एक अच्छे और मकबूल प्रोग्राम की निशानी है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका प्रोग्राम बोर हो रहा ना, आप बोलते हैं अब करें क्या, यहाँ तो मकसद भी नहीं है। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच आपकी हौसला अफजाई का, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बस ये फारूकी भाई आपकी फरमाइश है, और इसके बाद कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और फिर सोफिया का ज़बरदस्त टॉक शो है। मेरे डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने पे मेरी अपनी ओपिनियन है जो बड़ी ही समझने की है, जो अगले आपके 4 साल तक जो ओपिनियन आपके काम आएगी डोनाल्ड ट्रंप को क्या करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। मोहब्बत सब ही मगर वो ना भी मिले तो क्या, ये इश्क है कारोबार नहीं। मैं उन्हीं का था उन्हीं का हूँ, वो मेरे लिए ना सही तो ना सही। वादों का भरम मैंने तो बहुत चाहा, लेकिन तू रख ना सकी
बातों का भरम अब रह कर याद आता है, जो तूने किया इस दिल पे सितम। रफ्ता रफ्ता इन्हें भुला रहे हैं हम, धीरे धीरे खुदकुशी का मजा ही कुछ और है। इज्जत व अदब की बात है, वरना सोचो मुनीर, जो शख्स सब सुनता है वो जवाबन बोल भी सकता है। जी, आज की आखिरी फरमाइश थी फारूकी भाई की फरमाइश। लेजेंडरी मोहम्मद अली और वहीद मुराद इस फिल्म में साथ आए थे। फिल्म का नाम था तुम सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि सारे पाकिस्तानी गानों की फरमाइशें आई। लेंगे कमर्शियल ब्रेक और फिर टॉक शो और जी हाँ जल्दी से, वरना आज आप ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं कह सके। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब तो ये आज मेरे दिल पे, ये जहन पे चिपक गई है अशरफ भाई की बात। इटालियन एक्सप्रेस ने खवातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ, सच इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट्स अब आपके लिए जुम्मा हफ्ता इतवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बफे लगाते हैं, जो 1199 में जितना चाहे खाएं। बफे में 24 से ज़्यादा रवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम्स होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खाने उड़ाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट पे लोकेटेड है। इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मैयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए इनको कॉल करें 773-465-3272 या वेबसाइट उनकी विजिट करें www.sabrinihari.com। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी आरके कारपेट्स पे ही आके, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। तो आपको प्रॉफिट कम रखने की वजह से चीज़ यहाँ पे कारपेट और रग्स सस्ते मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस। इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट और डिवॉन के कॉर्नर पे लोकेटेड है ये। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग है सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जो लोकेटेड है 2505 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। जब इसका नाम आता है सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी का तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। जी हाँ, शिकागो में इफ्तिखार भाई से अच्छा पान कोई नहीं लगाता। पान फोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो या पान की कैटरिंग अपनी किसी भी तकरीब में करानी हो, इफ्तिखार भाई को ही मौका दें अपनी किसी भी तकरीब में पान की कैटरिंग के लिए। इनका फ़ोन नंबर है 773-817-9791। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका अकीका कुर्बानी या अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें या अशरफ पटेल साहब की निगरानी में पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं, शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। जी हाँ, ये इसकी पंच लाइन है सामीन, ये सीक्रेट है यहाँ किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाने का कि चुपके से बता देता हूँ, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में यहाँ आपको बकरे का गोश्त मिल जाएगा। जी हाँ,
खुद ही ताज़ा ज़बा कराएं, साथ लेके जाएं। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। जाने से पहले फ़ोन कर लें 773-610-4995। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशर पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट इवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। और इनका फ़ोन नंबर है 7872-208-3373। और जी हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार, जिसके लिए हमें साइलेंस चाहिए होती है, 7 सेकंड्स का डिले है। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू शिकागो और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी ये तो अवामी बाजार का ऐड था, जो इस मरतबा सही प्ले हो गया है जी इत्तेफाक से। और आपकी बातों में इतनी सच्चाई है, मैं ये कह सकता हूँ इस बात से, जो आपने अभी ऑन एयर रेडियो पे कह दी कि सही प्ले हो गया, तो वाकई आप जो टॉक शोज़ करती हैं, जो बातें करती हैं, वो आपके दिल से और बिल्कुल सच्ची होती हैं, बनावटी नहीं होती। क्योंकि अगर मैं अगर ऑन एयर होता तो कभी भी ये जुमला नहीं कहता कि आज सही प्ले हो गया। नहीं करते। सो आप लोग इस बात से ही सोफिया की सच्चाई को मान सकते हैं कि हाउ शी इज ऑनेस्ट, और जो भी बात करती हैं दिल अपने से, फॉल्ट भी एक्सेप्ट करती हैं। कोई बनावटी है, कोई जो है ना वो दिखावे की नहीं होती है। तो ये बात जो उन्होंने ऑन एयर कर दी, इसी से इनकी बातों की सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। चलें जी, या दूसरे लफ्जों में जब सोहेल जो बात कर रहे हैं उसी से मैं टॉक शो अपना शुरू करेंगी। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं टाइम मैनेज नहीं करती, या दूसरे अल्फाजों में अपने लफ्ज़ों को मैनेज नहीं करती। जब मैं ऑन एयर होती हूँ तो भी लफ्ज़ों को मैनेज करके नहीं बोलती हूँ, या उसको पहले अपने जहन में बोल के फिर आगे पहुँचाऊँ, तो वो मुझसे नहीं होता। और यकीनन मैं टाइम भी मैनेज नहीं कर पाती। मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि इंसान को ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए। हर वक्त एक प्लान के तहत चलना कभी कभी इंसान को नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। आपका क्या ख्याल है कि लाइफ को एक आइटिनरी की तरह प्लान करना चाहिए, कि जैसे एयरपोर्ट पे जो लोग आते हैं उनकी आइटिनरी बनी हुई होती है। अक्सर लोग मुझे अपनी आईडी और पासपोर्ट वगैरह देने की बजाय, जब मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि मुझे आपकी आईडी चाहिए, तो वो अक्सर एक आइटिनरी मुझे दे देते हैं, एक लंबी सी आइटिनरी ज़िंदगी की। और हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, और इतनी लंबी आइटिनरी बना के पहले यहाँ हमने जाना है, यहाँ शिकागो से डेनवर जाना है, डेनवर से और आगे जाना है, सैन फ्रांसिस्को जाना है, ये सब पता नहीं मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। मैं हमेशा उस चीज़ों में ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि अचानक प्लान बने, अचानक आपको पता भी ना हो, अचानक पता चला कि हम टेक्सास जा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों 2-3 साल पहले की बात है, अचानक मेरा भाई आया था मिलने के लिए हमारे से, और उसके बाद अचानक ही मैंने प्लान किया कि अब उसी की गाड़ी में हम वापस टेक्सास जाएंगे। तो दैट वाज अ रियल एक्साइटमेंट। और वैसे दुनिया से चले जाने का भी अचानक का भी बड़ा मजा है। जो बीमार होके 1-2 साल तक रगड़ा खाए वो फिर वो मर जाए, तो वो उस मौत का गम नहीं होता है जो अचानक जाने से होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि इंसान को अपनी हयात और मकसद हयात का पता होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, यानी ज़िंदगी और लाइफ की प्लानिंग करने वाला आपके ख्याल में ज़्यादा कामयाब इंसान है, या वो इंसान मेरे जैसा ज़्यादा कामयाब होता है जो ज़िंदगी के हर वाक़यात हालात को फेस करते हुए
एट द मोमेंट फैसला करते हैं, यानी अपने गट्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। गट्स आप हिम्मत को कहें, तजर्बे को कहें, महारत को कहें, तो मैं तो उन इंसानों में हूँ जो अपने गट्स से टाइम के डिमांड को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए, हर चीज़ को जहन में रख के जैसे ही हालात होते हैं मैं उसका रिएक्ट करती हूँ। आई नेवर प्री प्लान मेरी कोई बात नहीं होती, प्री प्लान मेरा कोई चीज़ नहीं होती। इवन मेरे टॉक शोज़ दे आर नॉट प्री प्लान्ड, जो मेरे जहन में आता है वही पॉइंट्स मैं बोलती हूँ, तो वो मेरे प्री प्लान नहीं होते। और मेरे ऑपोजिट ही है सोहेल जो हर चीज़ प्री प्लान करते हैं। तो अब ये बताएं मुझे कि कामयाब हम हैं या नहीं दोनों। वो अपने हिसाब से कामयाब है कि वो हर चीज़ प्लान करके चलते, और मैं अपने हिसाब से खुश हूँ कि मेरी हर बात प्री प्लान नहीं होती और जो मेरे जहन में आता है वही मैं कहती हूँ। तो क्या वाकई ज़िंदगी एक प्लानिंग के तहत गुजारी जा सकती है? मैच्योर होते ही जैसे आपने प्लान कर लिया कि ज़िंदगी की प्लानिंग शुरू कर डाली, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, और फिर शादी भी किसी डॉक्टर से ही करनी है, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मुझे अपना हॉस्पिटल ही खोलना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, और मुझे अपना मुस्तकबिल फॉरेन कंट्री में गुजारना है। या फिर एक ऐसे डॉक्टर की बात करें जो मैं जानती हूँ, जिसके बारे में शायद आपने भी कभी सुना हो, पढ़ा हो, जो एक आम कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट था, बहुत बड़ा सर्जन है इंडिया का, एक आम कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट था, और वो उस फील्ड में बड़ा खुश भी था। उसका ख्याल था कि वो फील्ड उसे काफ़ी इंटरेस्ट करती है। लेकिन जब वो 35 इयर्स का हुआ तो एक अचानक ही उसे पैरालाइज अटैक हुआ, और उसकी पूरी जो लेफ़्ट साइड है वो टोटली पैरालाइज हो गई। और उस हालात में और अपनी डिसेबिलिटी के दर्द को महसूस करके उसने अपने जैसे दूसरे पैरालाइज लोगों की मदद करने की नीयत से अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो इतने साल उसने पढ़ाई की थी, एकदम से उसको अलविदा कहकर मेडिकल फील्ड में दाखिल हो गया। और फिर पूरे 8 साल बाद वो एक मुकम्मल न्यूरोलॉजिकल साइंस की फील्ड में एक कामयाब सर्जन था। तो आप क्या समझते हैं कि हर चीज़ को प्लान करो और वो वैसे ही गुजरती है जैसे आपने प्लान किया हो? क्या वो ज़िंदगी वैसे ही गुजरेगी या आपको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलती है? और आप जब बहुत इरिटेट हो जाते हैं, वो इरिटेट इसलिए हो जाते हैं, अक्सर वो लोग जो प्लान करते हैं अपनी ज़िंदगी को, वो इसीलिए इरिटेट हो जाते हैं कि ज़िंदगी वो अपनी प्लान के हिसाब से नहीं गुजार पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा झोल पैदा हो जाता है कि उनकी प्लानिंग पूरी ख़राब हो जाती है। तो फिर क्या है, प्लानिंग के ज़रिए ज़िंदगी गुजारी जाए कि क्या किया जाए? तो जैसे जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे हालात हों हमें अपने आप को वैसे ही ढाल लेना चाहिए। यानी कि ये नहीं करना चाहिए, मैं ये मकसद हरगिज़ नहीं है मेरा कहना कि आपकी गरीबी आए तो आप चोरियाँ करना शुरू कर दें और दौलत हो तो अय्याशी करनी शुरू कर दें। ज़िंदगी क्या है, उसे एक मिडिल पाथ के साथ जिस पर चल के ऐसे गुजारनी चाहिए, एक मिडिल पाथ के साथ जिस पर चलकर इंसान ये समझे कि उसने ज़िंदगी का असल मकसद पा लिया, खुशियाँ भी पाई, सुकून भी हासिल किया। वैसे तो स्कॉलर अगर आप कहें तो स्कॉलर ने इंसानी ज़िंदगी का तज्जिया करते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो क्या हम और आप ज़िंदगी में किसी ऐसे बुजुर्ग ही क्यों छोड़ें, किसी आधेड़ उम्र इंसान से नहीं मिले जो खुश मिजाजी से हमारे पूछने पर कि आपकी अब तक की ज़िंदगी कैसी गुजरी, जवाब दे कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी मिल रही है, बावफा बीवी है, फरमाबरदार बच्चे हैं, रात को सुकून की नींद सोता हूँ। यकीनन ऐसे लोग सिर्फ दुनिया में 20% ही मिलेंगे। फिर वो 80% जिन्हें अपनी ज़िंदगी से हर वक्त शिकायत है, तो क्यों है? पता नहीं हम और आप उन 80% में से है या 20% में से, मगर पोजीशन चेंज की जा सकती है। यानी आप अगर उन 80% में से है जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, तो हम आपको उन 20% खुश लोगों में, खुशपसंद लोगों में और खुशकिस्मत लोगों में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। इसका तरीका बताऊंगी अगर आपको मैं, तो उसके लिए तरीके के लिए ये है कि अगर आप देखें तो एक मैंने वाक़या पढ़ा था कि एक इंसान अपने 25 इयर्स के कॉलेज की रीयूनियन में गया, यानी वो 25 साल पहले उस कॉलेज में था। तो उसने देखा कि वहाँ पर लोग, म्यूज़िक है, डांस है, इतनी शोर और शराबा है कि एक दूसरे से आप बात भी नहीं कर पा रहे। वो बाहर आके अपने दोस्तों से बात करने लगा। तो उसने जब बातें की तो उसने देखा कि वो लोग जो उसके साथ 25 साल पहले पढ़ा करते थे, उसमें से 80% उसने उन लोगों को पाया जो अपनी ज़िंदगी से बड़ी बेजारी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, मायूस थे, या उनकी ज़िंदगी अकॉर्डिंग टू जैसे प्लान की हुई होती है वैसे नहीं गुजर रही थी। तो वो कहने लगा कि ये मोस्टली 80% क्यों इतने अनहैप्पी है। उनको देखा जाए तो उनके पास अच्छी जॉब भी है, एक्सपीरियंस भी है, बहुत से लोग मैरिड है, फैमिलीज़ है। तो
आखिर ये क्या वजह है मेरा फ़ोन की मैंने अलार्म रखा हुआ है वो भी गलत टाइम पे, प्लीज़ होल्ड ऑन। होल्ड करे भाई। जी सॉरी। तो वो मैं कह रही थी कि उनमें से देखा गया तो वो 80% लोग इतने अनहैप्पी नज़र आए कि वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये रीज़न क्या है कि हम ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा गुजार चुके हैं। यानी जब वो 25% जिन लोगों के साथ पढ़ते थे उसके बाद 25 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी फिर ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा गुजार चुके हैं वो क्यों इतने अनहैप्पी। और उन अनहैप्पी में हैरत की बात यह है कि दौलत को भी तरह वो देखा गया, जज किया गया, तो उनमें से 80% वो लोग जो अनहैप्पी थे उसमें से 45% वो द वेल्दीएस्ट वन, यानी वो लोग थे जिनका हाई स्टेटस था सोसाइटी में, बहुत रिच और वेल्दी थे और उनके पास देखा जाए तो उनके पास हर चीज़ क्वांटिटी में मौजूद थी। यानी इनके पास एक घर था, पहला घर था, दूसरा घर था, वेकेशन घर था, रेंटल प्रॉपर्टीज थी और इवन बहुत से लोगों के पास तो सिर्फ एक ही वाइफ नहीं थी बल्कि उनकी एक्स वाइफ भी थी और उनकी एक वाइफ प्रेजेंट वाइफ थी। उनके बच्चों में भी काफ़ी तादादें थी, यानी स्टेप डॉटर भी थे, स्टेप सन भी थे। तो इतनी सब चीज़ों की फरावानी होने के बावजूद भी 80% लोग खुश क्यों नहीं थे, सिर्फ बाकी बचे 20%। तो 20% जो लोग खुश थे वो क्यों खुश थे? अगर आप उस तरफ देखें कि 20% लोग जो थे तो क्यों खुश थे, तो उसके बारे में अगर आप देखें तो हम इसलिए खुश नहीं होते, इसलिए कि हम एक तो पहले तो प्लान करते हैं ज़िंदगी। आप ज़िंदगी को कभी भी प्लान करके नहीं गुजार सकते, इसलिए कि मैंने कहा कि हम इंसानों को जो भी हयात चीज़ है इस दुनिया में, इवन इंसान क्या, दरख्त क्या, परिंदे क्या, उन सबको अपनी अगली मोमेंट का नहीं पता। और चूँकि परिंदे वगैरह तो इतनी अकल और सोच नहीं रखते, लेकिन जब इंसान सोच रखता है, उसे पता होता है कि उसके अगले मोमेंट का उसे पता नहीं, तो सबसे पहले वो प्लान करके अपनी ज़िंदगी को बदमज़ा करता ही क्यों है? वो प्लान क्यों करता है आगे के लिए जबकि उसे पता नहीं कि आगे क्या होना है? जैसे सोहेल मुझे कहते हैं रेडियो शो के लिए देर हो रही है, जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अब आपने तो पता नहीं है, मैं तो अगर आधा घंटा भी जल्दी निकल जाऊं और पता चला अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम है तो आप क्या कर लेंगे? तो ये जो प्री प्लानिंग होती है ना, तो ऐसा ही होता है कि अपने आप को इंसान ज़बरदस्ती टेंस करता है और इसीलिए वो उसकी एक अनहैप्पी होने की और मायूस होने की और गमज़दा होने की वजह इसीलिए बन जाती है कि वो प्लान की हुई तहत के उसके ज़रिए ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो उसके लिए आपको अपना पर्पस मालूम करना होगा। आपको ये शॉर्टकट नहीं देखना है कि आपका अगला लम्हा आपको ये प्लान किया और यहाँ पहुँचना है। आपने ये देखना है कि आपने अगर कहीं पहुँचना है तो क्यों पहुँचना है, किससे मिलने पहुँचना है, क्या वजह है आपके वहाँ पहुँचने की, क्यों आप उस तरफ खींचे जा रहे हैं। तो आपकी अपनी लाइफ का मकसद पूछना है आपको। अमेज़ॉन का देखिए, अगर अमेज़ॉन पे जाएं आप तो आपको एक लिस्ट मिलेगी इस बारे में कि अपनी लाइफ का मकसद पाने के लिए उन्होंने 151,000 बुक्स लिखी। उस टॉपिक पे आपको इतनी बुक्स मिल जाएगी, लेकिन यही काम मैं आपको 5 मिनट में समझा सकती हूँ। सबसे पहले आपने जो 5 चीज़ें ख्याल रखनी है, 5 चीज़ें सबसे पहले जो ख्याल रखनी है, आप कौन है? अपने आप से सवाल कीजिए, आप कौन है? सब लोग अपना अपना नाम बयान करेंगे। आपने अपना नाम बताया, वो नाम आपकी शनाख्त है। सरनेम आपके वालिद की शनाख्त है। तो सबसे पहले तो अपनी शनाख्त आप ढूंढें, आपका क्या नाम है, आपके वालिद का क्या नाम है। तो ये जब आपने किया, अब आप काम की तरफ आए। वो काम जो आप इतने 25 साल में करते रहे हैं, 25 साल में जो आपने काम किया, क्या वो आपकी पसंद का काम है? क्या वो वजह तो नहीं है कि आप उदास हैं और आप गमज़दा हैं? अगर वो आपकी पसंद का काम नहीं है तो फिर अपने काम को चेंज कीजिए कि वो एक आपके उदास होने की और मायूसी की वजह बन रहा है, आपके इरिटेशन की वजह बन रहा है। तीसरा, आप जैसे अगर आपको काम पसंद है कि आपको पसंद है कि आप बच्चों के लिए किताबें लिखें, आपको पसंद है कि आप स्कूल में काम करें, तो आपको अगर स्कूल में काम करना पसंद है और आपको स्कूल की जगह आप एक ऑफिस जॉब कर रहे हैं 9 to 5, तो वो भी आपके डिप्रेशन की वजह है। वो आपके 80% जो लोग मायूस है या अपसेट हैं ज़िंदगी से, तो वो एक वजह ये भी है कि जो जॉब में आप जितना टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपकी पसंद का जॉब है या नहीं। फिर उसके बाद आप किससे मिलने जा रहे हैं, आपने किसके लिए कोई जो भी काम किया, जैसे अगर कोई जॉब करता है तो वो किसके लिए करते हैं? आप अपने जॉब में अपने बॉस को खुश करने के लिए करते हैं, अपने पैसे अर्न करने के लिए करते हैं, अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए करते हैं। तो अगर आप कभी ये समझते हैं कि आपकी जॉब का जो वो है स्कोप वो आपको खुश नहीं कर रहा, आपकी जॉब आपकी पसंद का नहीं है,
तो आप दूसरी तरफ देखकर भी अपने आप को ज़रा थोड़ी सी खुशियाँ पहुँचा सकते हैं कि यू आर अर्निंग अ हाई फिगर सैलरी। यानी आप अपनी दूसरा मकसद जो है कि आप जिसके लिए ये अपनी मेहनत कर रहे हो, कुर्बानी दे रहे हैं अपने एहसासात की और अपनी खुशियों की, अपनी हॉबीज़ की जो आप नहीं कर पा रहे, तो आपको दूसरी चीज़ खुशी दे सकती है कि आप जिसके लिए कर रहे हैं, अगर अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो वो अगर आप सोचें तो आपकी उदासी फिर भी बदली जा सकती है कि आपने अपनी इसलिए किया कि वो आपकी फैमिलीज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो हर तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप उसको करने के लिए कि हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, और हम कभी ये ना हो कि 25 साल बाद हम कहें कि हम उन 80% लोगों में से है जो अपनी ज़िंदगी का मकसद भी नहीं जानते, बेतुका सा जॉब करते हैं, रिलेशन में हम कामयाब नहीं हैं। अब आप थर्ड पे अगर पहुँचे हैं कि अगर आपने अपने रिलेशन के लिए, अपनी फैमिली की सर्वाइवल के लिए ये जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको ये फिर फोर्थ पॉइंट आती है कि आपने ये देखना है कि जो आप कुर्बानी दे रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, एक ऐसा जॉब कर रहे हैं जो आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा, तो क्या आपको रिजल्ट में उसका अच्छा कुछ सिला मिल रहा है? क्या आपकी फैमिलीज़, क्या आपके वाइफ या हस्बैंड या आपके बच्चे आपके फरमाबरदार है? तो ये भी चीज़ें मकसद करती है कि अगर आप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप बच्चों को इतनी दौलत ला के दे रहे हैं, इतना सुख वो दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी दौलत जो एक्स्ट्रा कमाई हुई वो आपके बच्चे को फरमाबरदारी की जगह आपके बच्चों को बगावत पे उकसा रही है। वो बहुत एटीट्यूड हो गया, उनका बहुत प्राउड हो गए। तो फिर आपकी ये वेस्ट गई ना आपकी लाइफ, कि आपने अपनी कुर्बानी दी अपनी हैप्पीनेस की, कि आपने अपनी पसंद का जॉब नहीं किया लेकिन आपने बच्चों के लिए किया, लेकिन बच्चे वफादार नहीं है। तो आपको फोर्थ पॉइंट ये देखना है कि अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप जिस फैमिली के लिए, सर्वाइवल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी नापसंदीदा जॉब पे इतना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो फैमिली इस काबिल नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करती, तो फिर अपने हॉबीज़ पे चले जाइए, अपनी पसंद का जॉब ढूंढिए, चाहे उसकी सैलरी कम ही क्यों ना हो। इससे कि आप जिसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं वो इस कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको कुछ सेक्रीफाइस को आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हमेशा ज़िंदगी को प्लान नहीं करना चाहिए, उसे आप वक्तन बवक्तन, मैंने कहा ना कि अगर आप अपनी पसंद की जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप वक्तन बवक्तन ये प्लान करें कि आप अगर किसी और के लिए जॉब कर रहे हैं, जिसके लिए जॉब कर रहे हैं, अगर वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आप पलट के अपने प्लान में चेंजेस कर सकें, आप पलट के फिर अपनी पसंद की जॉब पर आ सके। इसलिए कि अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपने डॉक्टर वाइफ से ही शादी करनी है, आपने हॉस्पिटल ही खोलना है, और ये सब प्लान करके चलते हैं ना, तो फिर आपकी खुशियाँ कायम नहीं रहती, और इसीलिए आप उन 80% में से हो जाते हैं कि जो अपनी खुशियों को ढूंढे बगैर अपनी ज़िंदगी एक उदासी में, मायूसी में गुजारते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी ज़िंदगियों को क्रिकेट के गेम की तरह गुजारनी चाहिए, जिसमें बैट्समैन का ख्वाब होता है कि वो हर बॉल पर चौका छक्का मारे, मगर वो ये भी जानता है कि उसकी ख्वाहिश हर वक्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी तरफ बॉलर इसके वजूद का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो इसकी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स ख्वाहिश रखता है। बिल्कुल बरक्स का मतलब यानी कि बैट्समैन का मकसद रन्स बनाना है, मगर बॉलर का मकसद आपको आउट करना है। इसी तरह जैसे शैतान का मकसद है इंसानों को गुनाहों की तरफ धकेलना, और इंसानी ज़मीर का मकसद है कि वो अपने ज़िंदा होने का सबूत इस तरह दे कि वो जिस इंसानी जिस्म के अंदर पलता फूलता है उसी सीधी राह पर चलाए और उसे बहकने से बचाए। तो ज़िंदगी किसी प्लानिंग के तहत नहीं गुजारी जा सकती, या इसकी आइटिनरी नहीं बनाई जा सकती, बल्कि ये एक सीसॉ की तरह है। आपने बचपन में वो क्या कहते हैं, सीसॉ को क्या कहते हैं? दोनों तरफ कोने पे बैठते हैं बच्चे। उसका कोई पर्टिकुलर नाम कभी मैंने भी नहीं सोचा, सीसॉ ही उसको इंग्लिश में ही सोचते रहे। यानी आपकी जिंदगी सीसॉ की तरह आपको देखना चाहिए कि जब आपका पलड़ा नीचे की तरफ जाने लगे और आपको लगे कि आप गुनाहों की तरफ जा रहे, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ऊपर उठ के उसको बैलेंस करें, वरना आप नीचे जब गिरेंगे तो आप जमीन से टकराएंगे, आपको पता है ना। तो यही गुर सीखने का है कि यही गुर आपको खुशियाँ देगा कि आपको इस तरह बैलेंस करना है सीसॉ को, कि जैसे अगर आप दूसरी तरफ बैठे हैं और इस एकदम गुनाहों के बोझ से झुके जा रहे हैं, और आप ये गुनाह या मायूसी कह लें उसको, या ज़िंदगी से बेजारी कह लें। जैसे मैंने लास्ट टाइम का शो किया था और मैंने आपको एक शेर सुनाया था जिस पे मुझे खुद ही बाद में अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, हमारे मुसलमानों का काम नहीं है मायूस होना। जो मैंने कहा था, मुझे ज़िंदगी की दुआ ना दे, मुझे ज़िंदगी की तलब नहीं, मुझे कभी कभी मुझे कुछ अपने अल्फाजों पर पछतावा होता है, इसलिए कि मैं प्लान करके नहीं बोलती। लेकिन मुझे फिर उसके बाद ख्याल आया कि मैं ये अल्फाज बोलने की जगह मुझे एज ए मुसलमान मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए, इससे कि ज़िंदगी का अगर मकसद ढूंढ लिया जाए ना तो फिर मायूसी नहीं होती। ज़िंदगी की खुशियों का मकसद भी ढूंढना चाहिए और उदासी का भी मकसद। आप अगर उदास है तो क्यों है,
तो इसी तरह मैंने कहा कि सीसॉ की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर मेरे जैसे लास्ट टाइम के टॉक शो की तरह अगर आप पे कभी मायूसी छा जाती है तो मैंने रीज़न बोला ढूंढें क्या रीज़न है और अपने उन हॉबीज़ की तरफ जाएं, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए उन हॉबीज़ की तरफ जाएं, उन कामों की तरफ जाएं जो आप बचपन से अब शौक़ रखते हैं। जैसे मुझे पेंटिंग का शौक़ है, शायरी का शौक़ है, तो मैं समझती हूँ कि मैं शायद इसलिए भी अपसेट थी लास्ट वीक कि मैं बहुत अरसे से, मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गया कि मैंने पेंट ब्रश को और पेंट को हाथ भी नहीं लगाया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब इंसान ज़िंदगी से मायूस होने लगे तो इबादतों की तरफ चला जाए। अगर वो समझता है कि उसकी इबादतें छूट रही है तो इबादतों की तरफ चला जाए या अपनी हॉबीज़ की तरफ चला जाए, या मकसद ढूंढे, वजह ढूंढे इसकी मायूसी की और परेशानी की, और फिर देखें कि वो ज़िंदगी का जब मकसद पा जाएगा कि उसकी ज़िंदगी उदास क्यों है और वो इतना अपसेट क्यों है, उसे सीसॉ को बैलेंस करना आ जाएगा ना, तो फिर आपको ज़िंदगी नेमत ही लगेगी। फिर आज का यही टॉक शो था। बहुत अच्छा टॉक शो था आपका जी। अगर कोई कमेंट्स करना है सामिन 8474751590, जिंदगी को मकसद दें और फिर खुश रहें। 8474751590। अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई बात है तो आप कॉल कर सकते हैं 8474751590। वरना सिर्फ 10 मिनट रह गए और फिर चलेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे आपकी बातें बड़ी समझने की थी, और ख़ासकर सीसॉ से आपने जो एग्जांपल क्रिएट की कि कभी कभी आप नीचे तरफ चले आते हैं तो ज़ोर लगा के। और मुझे वो मिसाल पसंद है क्रिकेट की तरह। हमारा मोटा दोस्त बैठ जाता था, वो ऊपर वापस नहीं आने देता था, फिर भी हम पूरी ताकत से जोर लगाते थे, उस मोटे को नीचे कर ही देते थे। तो इसी तरह ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए इतना ज़ोर लगाना चाहिए कि वो मोटे दोस्त को जैसे आप नीचे कर देते थे सीसा में फाइनली, इसी तरह हमें जो है ना अपनी मायूसियों को भी जो है ना पीछे धकेल देना चाहिए। हाँ, मैं शायद लास्ट टाइम पे इसलिए मायूसी की बातें मैंने की कि मैंने वो आदमी को देखा था जो डिसेबल था, बुढ़ापा था, तो शायद मैं बुढ़ापे से खौफजदा हूँ। लेकिन अल्लाह के हवाले, हर इंसान अगर अल्लाह पे भरोसा करे तो कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। चलें अब इलेक्शन पे बात करते हैं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी राय दी और काफ़ी समझदारी की बातें की, और मेरी भी जो ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन जो है, इस जो भी ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया, मेरा ख्याल है कि अगले 4 साल के लिए आप लोगों को तसल्ली दे देंगी कि इसका रहना ना रहना या जो भी है, मुसलमानों में एक मायूसी फैल गई है, जो प्रॉब्लम हो गई है, उसके थोड़ी सी बात करते हैं कि 3 माह की जो है ना थका देने वाली सदारती मुहिम के बाद बिल आखिर अमरीकी अवाम ने फ़ैसला सुना दिया, जो तमाम तर अवाम, मीडिया और इंटरनेशनल राय के बावजूद ट्रंप के हक़ में साबित हुआ। अमरीकी हैरान है, देख रहे हैं ना आप ये जो मुजाहरे चल रहे हैं, दुनिया हैरान है, मीडिया हैरान है कि ये कैसे हो गया। मीडिया के पोल जो थे ना, अर्ली वोटिंग के पोल और मुसलमानों के पोल बता रहे थे कि हिलरी जीत रही है, और हिलरी भी पूरी तरह तैयार थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंसी संभालने के लिए। फिर क्या हुआ कि अचानक बाजी पलट गई। अमरीकी हिस्ट्री का इतना इडियट बयानात देने वाला आदमी जो है ना वो सदर मुंतखब हो गया। दुनिया कुछ भी तज्जिया करे, मगर मेरा तज्जिया ये कहता है कि अमेरिका अभी भी यानी 21वीं सदी में इतना ही रेसिस्ट है जितना 20वीं सदी में था। मगर मैं सिर्फ मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से कहूँगा कि अंदाज़ बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए खुल्लम खुल्ला बातें की, वो इन बज़ाहिर इन रेसिस्ट लोगों की आवाज़ बन गई। यानी दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, कुछ कहते हुए कहीं रेसिज्म का इल्ज़ाम ना लग जाए, तो लोगों ने ख़ुद से जो नहीं कहते थे वो बातें सारी डोनाल्ड ट्रंप ने करी, और उन लोगों को ये लगा कि ये इनकी आवाज़ जो थी ना वो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में बुलंद हुई है। मगर जब इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म से आवाज़ें आई तो फिर सब रेसिस्ट लोगों ने इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई, और औरत की हुक्मरानी ना तालिबान को पसंद है और ना अमेरिकन्स को, तो फिर ये तो होना ही था ना। वैसे भी मुसलमान अगर अमेरिका जितनी तरक्की नहीं कर सकते तो कम से कम अमेरिका को ज़वाल पजीर होता देखना तो उनका हक बनता है ना सामी। जैसे उन्होंने बगदाद और दमिश्क को ज़वाल पजीर किया,
या देखा, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को जवाल पजीर करने के लिए जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि परफेक्ट एग्जाम्पल है। नहीं, आप फिर प्री प्लान होके सोच रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या है। देखिएगा, मेरी काफी सारी बातें ठीक होती हैं, मेरी काफी सारी बातें ठीक होती हैं। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब किताब में कुछ चेंजेस आएंगी या नहीं, मेरा ख्याल है आएंगी, क्योंकि ट्रंप ने खुल्ला मोदी सरकार और हिंदुओं की हिमायत की, इसराइल और नेतन्याहू को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया। तो वैसे भी अमेरिका, इसराइल और इंडिया का अलायंस तो किसी से ढका छुपा नहीं है, और अपनी इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोक कर इस्लाम दुश्मनी का इजहार किया था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सामने से वार करने वाला पीछे से वार करने वाले से बेहतर होता है। कम से कम कोई अपना बचाव तो कर लेता ना सामने से वार करने वाले से। और डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में कम से कम मुसलमानों को अपने बचाव की तरकीबें तो सूझेंगी ना, वरना सीनियर बुश से लेकर जूनियर बुश और ओबामा से लेकर सेक्रेटरी क्लिंटन ने अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक पीछे से वार करके सबका धड़म तख्ता किया है ना। सब हम लोग देख रहे हैं सब कुछ जो भी है। अब बात करते हैं ट्रंप के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की। पहला, मैक्सिको और अमेरिका के सदर्न बॉर्डर्स पे वॉल बनाएगा। ये बात सिर्फ बात की हद तक है, या आप मेरी लिख लीजिएगा, अगर मुझे उसने कभी वॉल बना दी ना 4 सालों में तो फिर मुझे बोलिएगा। ये बात सिर्फ बात की हद तक, इतनी लंबी वॉल बनाना, इसकी कॉस्ट, इसके इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, कॉस्ट फैक्टर से नामुमकिन बना देते हैं इस बात को। दूसरा बयान, मुसलमानों को अमेरिका आने पर मुकम्मल बैन लगा दूंगा। ये भी सिर्फ बात की हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है दूसरे मज़ाहिब वालों के लिए, मगर प्रैक्टिकली नामुमकिन है। हाँ, सिर्फ इलीगल मुसलमानों को अमेरिका आने से रोक सकता है, मुस्लिम सीरियन पनागज़ीनों को रोक सकता है। दुनिया का हर चौथा शख्स मुस्लिम है, और मुसलमानों के अमेरिका में, अमेरिकी कंपनियों में, अमेरिकी इदारों में बहुत बड़े बड़े शेयर्स हैं जो अमेरिका आते जाते रहते हैं। तो ये ब्लॉक सिर्फ मुसलमान पनागज़ीनों या गरीब इलीगल लोगों पर तो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन दुनिया के तमाम मुसलमानों पे नहीं, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़े बड़े कंपनियों में शेयर्स हैं। उनको रोकने का मतलब है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को तबाह कर देगा, जो ऑफ कोर्स कभी नहीं चाहेगा। तो ये बात भी ओवर रूल हो जाती है, लेकिन उसने खुश करने के लिए बात कर दी। अब बात करते हैं कि नेफ्टा से टफ डील बनाऊंगा। नेफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशन। सारी अमेरिकी गाड़ियों के पार्ट्स जो है ना, आपने देखे होंगे, कभी आप गौर से देखिएगा, फोर्ड और दूसरे अमेरिकन जो गाड़ियां हैं, शेवी वगैरह, इनके जो पार्ट्स हैं ना 70% मैक्सिको और कनाडा में बनते हैं। जी हाँ, तो इनसे बिगाड़ने का मतलब है कि अमेरिकी इंडस्ट्री का फट्टा बैठ जाना है ना। और जो सबसे अच्छी बात है सामीन, जो हम पाकिस्तानियों के लिए है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो पाकिस्तानियों को इमदाद देते हैं उसका सख्ती से हिसाब लेंगे। तो सख्ती से हिसाब तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी अपने अवाम को नहीं दिया, तो अमेरिका को क्या देंगे? हिसाब ना देने का मतलब अमेरिकी इमदाद बंद। अमेरिकी इमदाद बंद हो जाए तो शायद पाकिस्तानियों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। आगे आप लोग खुद समझदार है, समझ जाएं। और वैसे भी अमेरिका ने वक्त पड़ने पे हमेशा पाकिस्तान को धोखा ही दिया है, तो हम लोगों में से ये बात ही ख़त्म हो जानी चाहिए कि ट्रंप बेहतर है कि हिलरी बेहतर है। ये बात ही नहीं होनी चाहिए। हमें खुद अपनी मुल्क की तरक्की के लिए अपने रवैयों, अपने सोचों, अपने अखराजात में ही तब्दीली लानी होगी। हमें दूसरे मुल्कों से उम्मीदें लगाने के बजाय खुद अपने तर्ज हुक्मरानी पे गौर करना होगा। अमेरिका में चाहे ट्रंप आए या हिलरी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही पड़ने वाला है, क्योंकि ना सदारत मुस्तकिल रहती है और ना ही मुल्कों से दोस्ती और दुश्मनी। अगर मुस्तकिल कायम है तो वो है हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो हमेशा कायम दायम रहेगा। हिलरी और ट्रंप के आने जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्शन तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए तो ठीक है, मगर इलेक्शन तक, जश्न तक, जैसे ही सुबह हुई रात गई, बात गई, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। एब्सोल्यूट पावर अल्लाह से, ना कि अमेरिका से। ये मेरी इस पे ओपिनियन थी। ले लूं कॉल? जी ले लें, आप ले लें। सोनी दत्ती और अनैर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नंबर बदल गया, आप लोग फोन नहीं उठा रहे। नहीं, नंबर नहीं बदला हुआ। सोहेल की बात पूरी हो जाए फिर मैं उठा